सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। आज अपने बीकानेर संभाग के बाद जोधपुर संभाग जो है वो आज अपने शुरू करेंगे। आ जाइए जल्दी से। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। जोधपुर संभाग, जैसा कि आप जानते हो, जोधपुर संभाग अपने राजस्थान के अंदर, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर 6 जिले आते हैं। उन 6 जिलों के बारे में आज से अपने पढ़ना शुरू करेंगे। बीकानेर संभाग अपने कंप्लीट कर लिया है। ममता जी नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। ठीक है, शुरू करते हैं अपने। देखिएगा, जोधपुर संभाग अपने शुरू करना है। पहले जोधपुर संभाग देख लेते हैं। ये अपना जोधपुर संभाग है और जोधपुर संभाग के ये 6 जिले हैं। पहले अपने बात करते हैं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से 6 जिले आते हैं। फिर अपने जोधपुर शहर पहला जिला पढ़ना शुरू करेंगे। राम जी, लाल जी, गुड मॉर्निंग जी। भारती, संध्या, देशराज, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। फिर अपने शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ जिले का जो टेस्ट है ना, वो आपका कल होगा। बुधवार को बोला था, कल 8 बजे हनुमानगढ़ जिले का टेस्ट है, याद रखना, भूलना मत। या फिर अब जो संडे आएगा, उस संडे को अपने बीकानेर पूरे संभाग का एक मेजर टेस्ट रहेगा, कंप्लीट टेस्ट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, 2 दिन टेस्ट वाले अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, चलो अपने जोधपुर संभाग की बात करते हैं। ये जो राजस्थान है, राजस्थान की ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके ऊपर ये जोधपुर संभाग स्थित है। बीकानेर संभाग हमने पढ़ लिया था। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं जोधपुर संभाग के बारे में। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। पहले अपने बात करते हैं जोधपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो एक तो आता है इसमें जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, कौन सा? जैसलमेर। और जैसलमेर के ठीक नीचे है बाड़मेर। दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना था बालोतरा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। एक जोधपुर शहर हो गया और एक हो गया जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। और इसी का उत्तरी भाग नवीनतम जिला बन गया, कौन सा? फलौदी। ये जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं, लगभग अपने सबको याद है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। ये जोधपुर संभाग में आने वाले 6 जिले हैं। बीकानेर संभाग के 4 जिले कौन कौन से थे, याद है ना? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़। ये बीकानेर संभाग के 4 जिले थे। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और एक हो गया फलौदी। वर्षा जी, फर्स्ट ग्रेड बैच के अंदर तो बिल्कुल करवा रहे हैं सर। ए पे रुजो रुजोइट नहीं बता रहा। महिपाल जी, क्या नहीं बता रहा? रुजोइट। अच्छा, रिजल्ट क्या? टेलीग्राम के ऊपर जाओ, वहां पर संकल्प जिला दर्शन जो टेलीग्राम है ना, वहां पर वो रिजल्ट वाली जो लिस्ट है वो डाली हुई है। ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। चलो अपने शुरू करते हैं। ये जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। आज अपने शुरू करते हैं पहले जोधपुर शहर के बारे में। देखिएगा, ये अपने जोधपुर जिले का मानचित्र है। जोधपुर जिले का मानचित्र है, समझने का प्रयास करना। ये यहां पर जो है ना, ये है जोधपुर शहर। ठीक है, जोधपुर शहर है। और इसके चारों ओर का जो एरिया है, ये एरिया है जोधपुर ग्रामीण का। इसका जोधपुर ग्रामीण का। ठीक है, और बीच वाला जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा कौन से जिले का है? जोधपुर शहर का है। ठीक है, इसी जोधपुर शहर के बारे में पहले अपने आज इस क्लास के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अपन जोधपुर ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे। जोधपुर शहर के बारे में देखिएगा। ठीक, देखिएगा जोधपुर शहर में मुख्य क्या क्या है, पहले उन पॉइंट की बात कर लेते हैं जोधपुर शहर के बारे में। तो जोधपुर शहर की बात करें तो एक तो इसी जोधपुर शहर में जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा।
जोधपुर शहर में आता है। इसी जोधपुर शहर के अंदर गंग श्याम जी का मंदिर है। जोधपुर शहर के अंदर ही गंग श्याम मंदिर कौन से जिले में है? जोधपुर शहर के अंदर है। इसी जोधपुर शहर के अंदर कागा की छतरियां हैं। कागा की छतरियां हैं इसी जोधपुर शहर के अंदर। इसी जोधपुर शहर के अंदर गोरा धाय की छतरी है। गोरा धाय की छतरी। इसी जोधपुर शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। इसी जोधपुर शहर में। इसी जोधपुर शहर में एक फेमस होटल है अजीत भवन, जो कि अपने राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। वो कहां पर है? इसी जोधपुर शहर के अंदर है। इसी जोधपुर शहर के अंदर कुंज बिहारी मंदिर है। कुंज बिहारी मंदिर, कुंज विहार मंदिर भी बोलते हैं, कुंज बिहारी मंदिर भी बोलते हैं, इसी जोधपुर शहर में है। इसी जोधपुर शहर में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसी जोधपुर शहर के अंदर चोखो लाव महल है। इसी जोधपुर शहर के अंदर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है। इसी जोधपुर शहर के अंदर अपना प्रथम IIT है। इसी जोधपुर शहर के अंदर नाथ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख महामंदिर मानसिंह राठौड़ द्वारा निर्मित, और इसी जोधपुर शहर में पुष्य हवेली है, जो आजकल पेपर में काफी पूछी जा रही है। तो ये जोधपुर शहर के जीके के वो फैक्ट है जो इन दिनों में पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनके तो बस केवल है अच्छे से नाम याद कर लो कि कहां पर है, जोधपुर शहर में है। एग्जाम में डायरेक्ट सीधा सा प्रश्न आ जाता है, पुष्य हवेली कहां पर है? तो जोधपुर शहर के अंदर है। महामंदिर भी कहां पर है? जोधपुर शहर में है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ का ऐतिहासिक दुर्ग कौन नहीं जानता? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर शहर के अंदर है। तो इन सब के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का जिला जोधपुर शहर, जोधपुर संभाग का। ठीक है, बिल्कुल। अजीत भवन है, गुड मॉर्निंग जी। ममता जी कह रहे हैं सर आंसर का क्या पता लगेगा कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत है? ममता जी, आप जो कोचिंग का ऑनलाइन जो नंबर दे रखा है ना 8696972121, उस पर कॉल कीजिए, वहां पर आपको ये पूरा प्रोसेस समझा देंगे। ठीक है, और भी कोई दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो वो कॉल कर सकते हो, कॉल के ऊपर आपको वो पूरा एक डिटेल में बता देंगे। ठीक है, चलो अपने शुरू करते हैं जोधपुर शहर के बारे में। पहले अपने शुरू करते हैं जोधपुर शहर का जो सामान्य परिचय है, देखिएगा। जोधपुर शहर का सामान्य परिचय। अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे अपना पहला जयपुर जिला था और एक जोधपुर जिला था। 17 मार्च 2023 को हमारे राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी। 19 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी, लगभग अपने सारे जानते हैं। उन 19 जिलों के जब नाम आए तो उसमें पुराना जयपुर और जोधपुर जो जिला था उनको एक बार जिले से बाहर करके उनका दोबारा से पुनर्गठन किया गया। जैसे जयपुर है तो जयपुर जिला जो 1956 जब एकीकरण का पूरा हुआ था, उस समय जब हमारे राजस्थान में 25 जिले बने थे, उस समय 26वां जिला अजमेर बनाया था। तो उन 26 जिलों में जो जयपुर और जोधपुर था वो जिला आज नहीं है। 17 मार्च 2023 को जब नए जिलों की घोषणा हुई थी तो उन जिलों के अनुसार जोधपुर शहर और जयपुर शहर ये दोनों हमारे नवीनतम जिले हैं। याद रखना, पुराने नहीं है, ये दोनों भी हमारे नवीनतम जिले हैं, क्योंकि 19 जिलों की सूची में इन दो जिलों के भी नाम थे, जयपुर शहर और जोधपुर शहर।
क्योंकि दोनों का बाद में पुनर्गठन किया गया था। तो ये भी हमारे दोनों नवीनतम जिले हैं, तो इनके ऊपर भी वो 4 जो नवीनतम जिलों वाली जो थ्योरी है वो इनके ऊपर भी लागू रहेगी। जिला बनाने की घोषणा, मंत्रिमंडल की मंजूरी, अधिसूचना जारी, स्थापना दिवस, वो तीनों जो डेट और दिन है वो इनके ऊपर भी लागू रहेंगे। अनिता जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पहले तो अपने वो सेम बात कि जोधपुर शहर को जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो वो सेम 17 मार्च 2023 को जोधपुर शहर को जिले के रूप में मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो सेम है 4 अगस्त 2023 को। और जोधपुर शहर हमारा जिला होगा, इस चीज की अधिसूचना, अंतिम अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो क्या आएगा 6 अगस्त 2023। और जोधपुर शहर का भी स्थापना दिवस, जोधपुर शहर जिले का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो नवीनतम जिलों का स्थापना वर्ष कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023 को। सेम चीजें यहां पर लागू रहेगी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें इस जोधपुर वाले क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो जोधपुर क्षेत्र का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है जोधाना, राबजोदा की नगरी, जोदाना इसी को कहते थे। इसी को मरुधर्क बोलते थे, जोधाना के नाम से भी जाना जाता था, मरुधर के नाम से भी जाना जाता था। और इसी वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में मारवाड़ का मेन हिस्सा यानी कि मारवाड़ का केंद्र भी इसी को माना जाता था। तो जोधाना या मरुधर ये जोधपुर शहर वाला जो एरिया है, क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ वंशों का मेन जो केंद्र था वो यही था। तो वो जो प्राचीन नाम अपने जोधपुर जिले के पड़ते थे वो सारे अब जोधपुर शहर के लिए यूज होंगे। उसके बाद अगर अपने बात करें उपनामों की कि जोधपुर शहर के उपनाम क्या क्या है, अब याद रखना ये जो उपनाम है ना, ये जोधपुर शहर पर भी लागू है और जोधपुर ग्रामीण जिले पर भी लागू है, क्योंकि ये उपनाम जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण का जो पूरा धरातल है उसके हिसाब से इनको ये कई नाम दिए गए थे। तो जो उपनाम जयपुर शहर का होगा वही उपनाम जयपुर ग्रामीण के ऊपर फिलहाल लागू रहेगा। ठीक है, दोनों के अलग उपनाम नहीं है। तो अगर उपनामों की बात करें तो इनके उपनाम जैसे जोधपुर के कई उपनाम है, जैसे इसको अपने सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। इसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसी को बोलते हैं। इसी को मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रेगिस्तान का केंद्र कहा जाता है। मरु प्रदेश बोलते हैं, रेगिस्तान का केंद्र कहा जाता है। इसी को भारत की वेर की राजधानी कहा जाता है। भारत की वेर की राजधानी भी इसी को कहा जाता है। इसी को हैंडी क्राफ्ट सिटी के उपनाम से भी इसी जोधपुर को जाना जाता है। इसी को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी इसी को कहा जाता है। इसी को ब्लू सिटी कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का नीला शहर।
किसको कहा जाता है? तो इसी जोधपुर को कहा जाता है। इसी को नामिक राजधानी के नाम से जाना जाता है और इसी को राजस्थान की विधि नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई उपनाम हैं। अब ये उपनाम जो है ना, याद रखना, जोधपुर ग्रामीण के भी है और जोधपुर शहर के भी है, ये दोनों के ऊपर लागू रहे। ठीक है। अब भौगोलिक विस्तार के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार हम ये उपनाम कोई प्रॉपर अगर दो चार अलग करना चाहें तो उसके अंदर जैसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो ये ज्यादा जो उपनाम है ये जोधपुर ग्रामीण के ऊपर सही बैठता है। फिर जोधपुर शहर जो है वो तो मेन शहर का एरिया है, वहां पर तो मरुस्थल है ही नहीं, वो तो पूरी सिटी है। तो ये उपनाम अपने मेन जोधपुर ग्रामीण के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मरु प्रदेश है, रेगिस्तान का केंद्र है, ये तीन उपनाम है जो प्रॉपर जोधपुर ग्रामीण के लिए अपने सही मान सकते हैं। उसके अलावा देखो सारे के सारे उपनाम जो है ये जोधपुर शहर के बारे में सही बैठते हैं। तो ये उपनाम अभी तक इनका विभाजन अपने नहीं कर सकते। ये उपनाम जो है ये जोधपुर ग्रामीण का भी है और जोधपुर शहर का भी है ना। तो ये सारे उपनाम इसको दिए गए थे। अब अगर अपने बात करें जोधपुर का संस्थापक, जोधपुर का संस्थापक कौन था, तो लगभग अपने सारे जानते हैं जोधपुर का संस्थापक कौन था। तो जोधपुर का संस्थापक था राव जोधा, जिसने 1459 ईस्वी के अंदर जो है वो जोधपुर की स्थापना करवाई थी। और ठीक 100 साल बाद 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी और 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी। जोधपुर का संस्थापक कौन था? राव जोधा था। अब दो बातें याद रखिएगा, एक तो है जोधपुर का आरजे नंबर, ठीक, और एक है जोधपुर का शुभंकर। अब देखो क्या है, जैसे जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण ये जिले नहीं थे, जिलों के पुनर्गठन से पहले जोधपुर का जो आरजे नंबर था वो आरजे 19 था, यही था। और जोधपुर का जो शुभंकर था वो क्या था? कुरंजा पक्षी था। कुरंजा पक्षी, ये जोधपुर का शुभंकर था। और कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम अपने जानते हैं, डेमोई सेल करेन है। कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमोई सेल करेन। डेमोई सेल करेन, ये जोधपुर जिले का शुभंकर था। अब इन दोनों में याद रखना, अभी तक जो नवीनतम जिलों का गठन हुआ है उनके ऊपर किसी प्रकार से परिवहन विभाग ने और वन्य जीव बोर्ड ने उनका अलग से आरजे नंबर और उनका शुभंकर अलग से जारी नहीं किया है। तो ये आरजे नंबर और इनका जो शुभंकर है ये जोधपुर शहर का फिलहाल मानते हैं। अब हो सकता है उनकी जो विभाग है उनका जो अंतिम शुभंकर और आरजे नंबर जब वो जारी करे तो हो सकता है इनका वो बंटवारा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं आपको फिर वहां पर वो आकर अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। एक बार ये आरजे नंबर और शुभंकर जो है ये जोधपुर शहर का मानना। ठीक है, आरजे नंबर 19 है और शुभंकर इसका कुरंजा पक्षी है और कुरंजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमोइसेल करेन है। अब देखो मैं आपको एक अन्य चीज बताता हूँ, कुरंजा पक्षी के लिए आप ना दो चार फैक्ट याद रखना। यहाँ पर वह अलग से लिख देता हूँ और ये फैक्ट अपने लिख रहे हैं कुरंजा पक्षी के लिए। किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए। अब देखो, राजस्थान के अंदर कुरंजा पक्षी के लिए जो स्थान फेमस है वो स्थान है खिंचन, जहां पर कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा देखा जाता है। और खिंचन कौन से जिले में है? फलोदी में है। इसीलिए मैंने बोला था कि कुरंजा पक्षी जो शुभंकर है वो हो सकता है फलोदी का बनाया जाए, क्योंकि कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा खिंचन में है और खिंचन फलोदी के अंदर है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपने उसका मानते हैं कि कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खिंचन जोधपुर। और यहाँ पर भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी का संरक्षी क्षेत्र भी बनाया गया है। जो राज्य के नवीन संरक्षी क्षेत्र है उसके अंदर एक खिंचन केंद्र भी बनेगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि आप ये बताओ कुरंजा पक्षी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ना, अगर वो अभ्यारण्य पूछ ले कुरंजा पक्षी के लिए तो याद रखना कुरंजा पक्षी के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध होगा वो कौन सा होगा? ताल छापर। और ताल छापर कहां पर है? चूरू के अंदर है। कुरंजा पक्षी के लिए अभ्यारण्य फेमस है।
और अगर वो आपसे ये कहे कि बताओ कुरंजा पक्षी के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो याद रखना कुरंजा पक्षी के लिए जो झील प्रसिद्ध है वो कौन सी है, सांबर झील है। सांबर झील के किनारे पर सबसे ज्यादा कुरंजा पक्षी और राजहंस पक्षी देखा जाता है। और सांबर जो झील है ये कौन से जिले में आती है, तो एक अगर जिला पूछे तो ये कहां पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। तो ये कुरंजा के लिए 2-3 फैक्ट है, जोड़कर याद रखिएगा। हाँ जी अनीता जी, बुक के अंदर RJ09 लिखा है, वो गलती से एक मिस प्रिंट RJ नंबर है, वो 19 है, ठीक है ना। हाँ RJ नंबर इसका 19 है, 09 नहीं है, वो सही कर लेना। बिल्कुल रचना जी, ठीक है। तो ये कुरंजा के लिए 2-4 फैक्ट है जो अच्छे से याद रखिएगा। और ये जोधपुर का जो RJ नंबर है और शुभंकर है, इन दोनों के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि नवीनतम जिले जो है उनके अभी तक परिवहन विभाग ने RJ नंबर और वन्य जीव बोर्ड ने उनका शुभंकर अभी तक जारी नहीं किया है। ये जोधपुर के थे, तो वो चीज अपने जोधपुर शहर पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कुरंजे वाली 2-3 बात याद रखिएगा। इसके अलावा देखो, अगर अपने बात करें जोधपुर शहर की जो स्थलीय सीमा है, ये किस किस को स्पर्श करता है, तो पहली बात है कि जोधपुर शहर जो है ये अंतःवर्ती जिलों में आता है। अंतःवर्ती जिलों का मतलब है ये ना ही तो किसी राज्य को टच करेगा ना ही किसी देश को टच करेगा, तो ये तो केवल जिलों को स्पर्श करेगा। और जोधपुर शहर जो है वो केवल एक ही जिले की सीमा को स्पर्श करता है, किसको, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा को स्पर्श करता है, जिले की सीमा को स्पर्श करता है। अब एक चीज याद रखना, वर्तमान अपने राजस्थान में सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। अब देखो पहले तो अपने इस लाइन का उत्तर क्या बताते थे, 6 बताते थे, है ना, क्योंकि अपने राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन से पहले 6 ऐसे जिले थे जो सबसे कम 2-2 जिलों की सीमा को स्पर्श करते थे, है ना। एक ही जिले को सीमा को स्पर्श करे ऐसा हमारा पहले कोई भी जिला नहीं था, लेकिन ऐसे हमारे 2 जिले हैं। सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं जो केवल एक एक जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे एक तो है अपना जोधपुर शहर, जोधपुर शहर, और एक अपना जिला हो जाएगा जयपुर शहर, जयपुर शहर। ये 2 ऐसे जिले हैं जो आज सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं, क्योंकि जोधपुर जो शहर है ये केवल और केवल जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा को स्पर्श करता है, एक ही जिले को टच करता है। और जयपुर जो शहर है ये केवल एक जयपुर ग्रामीण जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो याद रखना सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले वर्तमान में कितने हैं, तो 2 है, और ये दोनों केवल एक एक जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें जोधपुर शहर केवल जोधपुर ग्रामीण को टच करता है, क्योंकि जोधपुर शहर के चारों ओर जोधपुर ग्रामीण का एरिया है। और ठीक वैसे ही जयपुर शहर के बीच में उसके आसपास जो है वो जयपुर ग्रामीण का एरिया है, ठीक है। और जयपुर और जोधपुर शहर अंतःवर्ती जिलों की श्रेणी में आते हैं। तो जोधपुर शहर केवल एक जिले की सीमा को स्पर्श करेगा, वो कौन सा होगा, जोधपुर ग्रामीण। तो इसका पड़ोसी जिला एक ही है, कौन सा, जोधपुर ग्रामीण है। ये जोधपुर शहर का सामान्य परिचय हो गया। नमस्कार भाई सभी को। इसी प्रकार से आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप जुड़ सकते हैं। संकल्प कोचिंग गंगानगर के ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बहुत सारे विद्यार्थी उसके अंदर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बनाना चाहते हो और नए राजस्थान जीके को एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच में अभी आप जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उस बैच के अंदर जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस करंट जीके पूरा जो है वो डिटेल के अंदर आपको पोर्शन पढ़ने को मिलेगा।
तो ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी जाइए संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर और नाम मात्र के शुल्क में आप वहाँ पर मेरे साथ राजस्थान जीके के जिला दर्शन के बैच में आप जुड़ सकते हो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। अब अपने शुरू करते हैं जोधपुर शहर की जियोग्राफी, यानी कि जोधपुर शहर का जो भूगोल है, इसके ऊपर अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले अन्य की तरह अपने पढ़ते हैं जोधपुर शहर की जो जलवायु है। जोधपुर शहर की जो जलवायु है, जलवायु के बारे में आप अपने शुरू करते हैं। अन्य जिलों की भांति 4 प्रकार की जलवायु पढ़नी है। एक तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, और 3 वो व्यक्ति विशेष पढ़ने हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, एक हॉर्नवेट के अनुसार और एक त्रिवार्था के अनुसार जोधपुर शहर की जलवायु कैसी है, ये अपने को देखनी है। तो भारतीय जो मौसम विभाग है, ये तो मानता है कि जोधपुर वाला जो सारा एरिया है, ये किस में आता है, अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। जलवायु कैसी है यहाँ की, अर्ध शुष्क जलवायु है। किसके अनुसार, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। कोपेन के अनुसार जोधपुर शहर की जो जलवायु है वो BSHW है। हॉर्नवेट के अनुसार जोधपुर की जलवायु DAW है। और त्रिवार्था के अनुसार जोधपुर शहर की जलवायु BSH है। ठीक है, ये तीनों के अनुसार अलग अलग प्रकार की जलवायु है। अगर कोई साथी इस बैच में अभी जुड़ा है, आज ही जुड़े हैं, तो मैंने जलवायु वर्गीकरण की क्लास पहले अपलोड कर रखी है, वो एक बार देख लीजिएगा। ये चारों चीजें आपको फिर अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। सीधा पूछे जोधपुर शहर की जलवायु कैसी है, तो अर्धशुष्क है। कोपेन के अनुसार BSHW है। हॉर्नवेट के अनुसार DAW है। और त्रिवार्ता के अनुसार BSH है। ये BSH है, ये यहाँ की जलवायु है। उसके बाद अपने बात करते हैं जोधपुर शहर वाले क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है। तो जोधपुर वाला एरिया तो भी मरुस्थल का जिला होगा, तो मरुस्थल के जिले होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर रेतीली मोटे कण वाली मिट्टी है, तो इसी को बलुई मिट्टी बोलते हैं और इसी को अपने मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। और इसी मिट्टी को वैज्ञानिकों ने 2 वर्ग बना दिए, कौन कौन से, एंटी सोयल व एरडी सोयल। एंटी सोयल व एरडी सोयल जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कृषि विभागीय वर्गीकरण की, कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखो मरुस्थलीय मिट्टी है। कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर जोधपुर में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी है। उसी मिट्टी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया, अनिता जी बिल्कुल, मिट्टियों वाला वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया मैंने, शायद आज कर देंगे। आज एक तो आपका जो अनूपगढ़ जिले का टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा, और मिट्टियों के वर्गीकरण वाला जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी है। जोधपुर शहर के अंदर मुख्य रूप से इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगर अपने बात करें जोधपुर शहर के अंदर जो मुख्य रूप से बांध परियोजनाएं संचालित है, बांध परियोजनाएं जो यहाँ पर संचालित है वो कौन कौन सी है, कुछ बांधों के नाम यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक तो याद रखो जोधपुर शहर के अंदर उम्मेद सागर बांध है, उम्मेद सागर बांध है। यहाँ पर तख्त सागर बांध है,
जोधपुर शहर के अंदर ही है। यहाँ पर गुलाब सागर बांध है, गुलाब सागर बांध है, ठीक है। तख्त सिंह ने कोई उम्मीद लेकर जोधा को गुलाब दिया, तख्त सिंह ने कोई उम्मीद लेकर जोधा को गुलाब दिया, ये यहाँ पर स्थित प्रमुख बांध है, ठीक है। उमेद सागर बांध, तख्त सागर बांध, गुलाब सागर बांध। तख्त सिंह ने कोई उम्मीद लेकर जोधा को क्या दिया, गुलाब दिया, तो जोधपुर के मुख्य ये 3 बांध है। उसके अलावा अगर अपने बात करें जोधपुर में स्थित जो मुख्य झीलें या मुख्य जो यहाँ पर तालाब है वो कौन कौन से हैं, उनके कौन क्या क्या नाम है, वो नाम पहले याद कर लेते हैं, फिर उनकी अपनी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ेंगे, जिलों की जो अन्य डिटेल है। हाँ हीरालाल जी, बिल्कुल क्वेश्चन था, बिल्कुल पूछिएगा। क्या प्रश्न था हीरालाल जी, बिल्कुल पूछो। झील और तालाब की बात करें तो जोधपुर शहर के अंदर मुख्य रूप से जो झील स्थित है, एक तो यहाँ पर याद रखो तख्त सागर झील स्थित है, तख्त सागर झील महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक यहाँ पर बालसमंद झील स्थित है, बालसमंद जो झील है वो भी यहीं पर है, जिसको प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना एक यहाँ पर फेमस झील है जिसके पेपर में प्रश्न आ जाते हैं, कायलाना झील। कायलाना जो झील है ये भी कहाँ पर है, तो ये भी जोधपुर शहर के अंदर। कौन कौन सी, तख्त सागर झील है, बालसमंद झील है और कायलाना झील है। कहाँ पर है, अब ये जोधपुर शहर के अंदर है तीनों झीलें। कौन सा नृत्य जी, पेजान, पेजन नृत्य पूछ रहे हो क्या हीरालाल जी? बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी बिल्कुल, अभी इनकी डिटेल अपने पढ़ेंगे, तीनों जिलों के बारे में पढ़ेंगे। पेंजन नृत्य कहाँ होता है? हाँ जी हीरालाल जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा थोड़ी देर, क्योंकि मेरा फिलहाल ये नॉलेज में पेंजन नृत्य। ठीक है हीरालाल जी, फिलहाल अगर किसी को नॉलेज में है तो भी कमेंट करके बताना, पेंजन नृत्य कहाँ कहाँ है, अगर किसी के नॉलेज में है तो बताओ। बांसवाड़ा का है क्या पेंजन नृत्य? पक्का ममता जी, बांसवाड़ा का है? कोई दिक्कत नहीं, बांसवाड़ा का है, एक बार मैं और चेक कर लूंगा हीरालाल जी, आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर ये मुख्य झील है, तख्त सागर, बालसमंद, कायलाना, और यहाँ के 3 बांध है। तख्त सिंह ने कोई उम्मीद लेकर जोधा को गुलाब दिया, और बाकी ये 3 झील है। अब इन तीनों जिलों के बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल अपने को कवर करनी है, इनकी जो डिटेल है उसके बारे में देखिएगा। पहले अपने पढ़ते हैं, जोधपुर शहर के अंदर जो झील स्थित है उसका नाम है एक तख्त सागर झील, तख्त सागर झील जोधपुर शहर के अंदर है। और इस तख्त सागर झील का जो निर्माण है वो मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह के ने करवाया था। मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, जिसने यहाँ पर तख्त सागर झील का निर्माण करवाया था। आप एक प्रश्न का उत्तर बताना, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का राजा कौन था? कृषि करवाएंगे प्रियंका जी, कृषि के बाद कृषि करवाएंगे बिल्कुल। देशराज जी, पेंजन नृत्य पाली का है, चलो कर लेंगे कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बता दो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का राजा कौन था जिसने मारवाड़ का तख्ता पलटा था?
कौन था 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का राजा? कमेंट करके बताइएगा। तो तख्त सागर जो झील है उसका निर्माण मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह ने यहाँ पर तख्त सागर झील का निर्माण करवाया था, याद रखना। उसके बाद में झील का नाम आता है बालसमंद झील। बालसमंद झील है, ये भी कहां पर है? जोधपुर शहर के अंदर है। कौन सी झील है? बालसमंद झील। बालसमंद झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है, इस झील का जो निर्माण है वो बालक राव परिहार के द्वारा करवाया गया था। बालक राव परिहार के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। सन अगर पूछे तो लगभग याद रखना 1159 ईस्वी। 1159 ईस्वी के अंदर लगभग बालक राव परिहार के द्वारा यहाँ पर इस बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। सरदार सिंह तो बीकानेर का था प्रियंका, बिल्कुल तख्त सिंह ही था। उसी तख्त सिंह ने यहाँ पर कौन सी झील बनवाई थी? तख्त सागर झील बनवाई थी। और यही तख्त सिंह जो था वो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था। सरदार सिंह बीकानेर का था। शानदार भाई। तो बालसमंद झील का निर्माण बालक राव परिहार के द्वारा 1159 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। और ये जो झील है, ये झील प्रॉपर कहां पर है? तो ये झील प्रॉपर मंडोर के अंदर है। कहां पर है? मंडोर के अंदर है। और मंडोर में आपको पता है अपने उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर भी है, इसबगोल का अनुसंधान केंद्र भी है, बाजरे का भी अनुसंधान केंद्र है। उसी मंडोर के अंदर इस बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अब कहा जाता है कि एक मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ एक शासक का नाम आता है जिसका नाम था सूर सिंह। मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम क्या था? सूर सिंह था। इस सूर सिंह ने इस झील के बीच में एक अष्टखंबा महल बनवाया था। इस झील के बीच में, बालसमंद झील के बीच में एक अष्टखंबा महल बना हुआ है। और उस अष्टखंबा महल का जो निर्माण है, अष्टखंबा महल, अष्टकंबा महल का जो निर्माण है, जो झील के बीच में बना हुआ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। इसी झील के मध्य में जो है ये यहाँ पर अष्टकंबा महल बना हुआ है। और ये जो बालसमंद झील है ना, इसके अंदर पानी की आपूर्ति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, जोधपुर शहर के अंदर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, गुलाब सागर बांध। कौन सा बांध है? गुलाब सागर बांध है। ये बांध इस झील को जलापूर्ति करवाता है। और इस बांध को यहाँ पर नहरों के पानी से भरा जाता है। मुख्य तो यहाँ पर आईजीएनपी का पानी आता है, उस पानी को इस बांध में भरा जाता है और ये बांध फिर इसको जलापूर्ति करवाता है। तो बालसमंद झील को जलापूर्ति किसके द्वारा होती है? गुलाब सागर बांध के द्वारा होती है। और इसी झील में निर्मित अष्टखंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो मारवाड़ के राजा सूर सिंह ने करवाया था। और ये वाला जो फैक्ट है, ये आने वाले एग्जाम्स के अंदर कभी ना कभी पेपर में जरूर उठेगा। अष्टखंबा महल जो बालसमंद झील में है, उसका निर्माणकर्ता कौन था? तो मारवाड़ का राजा सूर सिंह था। और बालसमंद झील कहां पर है? तो जोधपुर शहर में, जिसका निर्माणकर्ता बालक राव परिहार था। और इस झील को जलापूर्ति कौन सा बांध करवाता है? गुलाब सागर बांध। और इस बांध में नहरों का पानी भरा जाता है, किसी विशेष नदी का पानी इसके अंदर नहीं भरा जाता। हीरालाल जी कोई दिक्कत नहीं, मैं कंफर्म कर दूंगा आपका जो भी आपका डाउट है ना। आपने वो व्यंजन नृत्य वाला प्रश्न पूछा है, मेरे नॉलेज मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, पक्का बता दूंगा, टेंशन मत लो, आपका डाउट दूर कर दूंगा। पहले दिन ही बोला था ना कि किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कहीं से भी पढ़ा है, कहीं से भी सुना है, आप डाउट लेकर आइएगा। अगर हाथों हाथ अगर मुझे नॉलेज में आया तो मैं हाथों हाथ बताऊंगा। अगर मुझे उसमें 2% भी अगर किंतु परंतु लगा तो मैं उस दौरान फिर आपको मैं वो चीज देखकर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। और बताऊंगा वो एकदम कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, कंफर्म करके पूरा आपको हीरालाल जी मैं पूरा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। तो ये जोधपुर शहर के अंदर झील का नाम है बालसमंद झील। इसके अलावा याद रखना, अब देखो जोधपुर के अंदर ये जो बालसमंद झील है, इस झील के बारे में अन्य भी कुछ फैक्ट आते हैं, वो फैक्ट भी याद रखिएगा। जैसे एक जो मारवाड़ शासक था सूर सिंह, मारवाड़ का शासक था सूर सिंह। इस सूर सिंह ने एक तो इस झील के मध्य में अष्टखंबा महल बनवाया था।
और इसी के एक किनारे पर एक बारहदरी का निर्माण करवाया था, बारहदरी का निर्माण भी करवाया था। अब देखो जो सफेद संगमरमर की जो बारहदरी है उसका संबंध मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं आना सागर झील से। ये बारहदरियों का संबंध किससे है? आना सागर झील से है। वहां पर जो बारहदरियां हैं आना सागर झील पर, उसका निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। और बारहदरियों का मतलब क्या होता है? इस्लामी भाषा में पत्थर के दरवाजों को दरिया कहा जाता है। तो इसने यहाँ पर पत्थर के दरवाजे बनवाए थे। आना सागर झील पर भी शाहजहां ने पत्थर के दरवाजे बनवाए थे, वो भी बारहदरियां था। और यहां पर भी इसने पत्थर के दरवाजे बनवाए थे, इनको भी नाम क्या मिल गया? बारहदरियां। बारहदरियों का मतलब है पत्थर के जो दरवाजे होते हैं वो बारहदरियां हैं। तो इसने यहाँ पर बारहदरियों का निर्माण करवाया था। और एक इस सूर सिंह ने इस झील के किनारे पर अपनी रानी के लिए एक महल बनवाया था और एक बाग बनवाया था। एक बाग बनवाया था जो जनाना बाग के नाम से जाना जाता है। सूर सिंह द्वारा निर्मित इस झील का जो बाग है, इस झील के किनारे जो बाग है, उस बाग को क्या कहा जाता है? जनाना बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनाना बाग कहा जाता है। अब यहां पर भी एक फैक्ट याद रखिएगा, जनाना बाग कहां पर है? तो बालसमंद झील के किनारे पर है। एक आता है जनाना घाट या महिला घाट या मेरी घाट या गांधी घाट। जनाना घाट, महिला घाट, मेरी घाट, गांधी घाट, ये एक ही घाट के चार नाम हैं। और ये जो घाट है ये कहाँ बना हुआ है? तो ये पुष्कर झील के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा घाट है। पुष्कर झील अपने जानते हैं कि अपने राज्य में सबसे ज्यादा घाट वाली झील है, जिसके ऊपर 52 घाट बने हुए हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो घाट है वो महिला या जनाना घाट है, जिसका निर्माण 1911 में इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी ने यहाँ पर करवाया था। उसी महारानी के नाम पर इसका नाम मेरी घाट पड़ा था, जिसको वर्तमान में महिला या जनाना घाट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट में किया गया था, तो इसी को गांधी घाट भी कहा जाता है। तो जनाना बाग कहां पर है? बालसमंद झील के किनारे पर है, जोधपुर शहर में है। और जनाना घाट का संबंध किससे है? तो वो पुष्कर झील से, अजमेर के अंदर है, जो पुष्कर झील का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। और यहां पर जो जनाना बाग है इसका निर्माण करता कौन था? सूर सिंह था। और बारहदरियां एक तो बालसमंद झील से संबंधित है, और एक याद रखना, अजमेर के अंदर झील का नाम आता है आना सागर झील। आना सागर झील है। इस झील के किनारे पर भी मुगल शासक शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे पर सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से यहां पर भी 12 दरियों का निर्माण करवाया था। 12 दरियों का निर्माण करवाया था। तो 12 दरियों का संबंध आना सागर झील से भी है, और एक 12 दरिया जो सूरसिंह द्वारा निर्मित है वो बालसमंद झील के किनारे पर भी है। और 12 दरियों का मतलब क्या होता है? पत्थर से निर्मित दरवाजे। ये वाले फैक्ट किसको समझ में नहीं आए, कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे अपने चलते हैं। अनिता जी, जो जोधपुर शहर में जो बांध बने हैं ना, वो किसी नदी के ऊपर नहीं बने हुए। अगर आपको ये डाउट है कि यहाँ पर कोई नदी नहीं बताई तो ये बांध कैसे बने हुए हैं, वैसे कोई नदी पर निर्मित बांध नहीं है, एक प्रकार के वो सरोवर है जिनको बांध के रूप में पढ़ा जाता है। जोधपुर शहर के सभी बांधों में पानी नहरों का ही भरा जाता है, और सभी में मूल रूप से पानी भरा जाता है इंदिरा गांधी नहर का। और इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर पेयजल की आपूर्ति वाली है, वो लगभग इन बांधों को जलापूर्ति करवाती है। ठीक है, किसी नदी पर नहीं बने हुए अनिता जी, टेंशन मत लो। ये वाले जो दो चार तथ्य बताए, इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ आप, फिर आगे एक झील अपनी और रहती है कायलाना झील, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी कुछ फैक्ट है जो अपने को याद करने हैं। समझ आ गया? उसके बाद देखिए, जोधपुर शहर के अंदर अन्य जो मीठे पानी की झील है, उस झील का एक नाम आता है कायलाना झील। कायलाना झील।
कहाँ पर है? तो जोधपुर शहर के अंदर है। झील का नाम क्या है? कायलाना झील। ये भी कहाँ पर है? जोधपुर शहर के अंदर है। याद रखना, इसी कायलाना झील को ही एक नाम और दिया गया, इसी को जाना जाता है प्रताप सागर झील के नाम से। प्रताप सागर झील के नाम से किसको जाना जाता है? जोधपुर शहर की कायलाना झील को ही जाना जाता है। कायलाना झील को क्या बोलते हैं? प्रताप सागर झील बोलते हैं। अब ये जो कायलाना झील है, याद रखो, ये कायलाना झील एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, यानी कि व्यक्ति विशेष द्वारा ही निर्मित नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित एक जलाशय है। ये एक प्राकृतिक झील है। जैसे अपने ज्वालामुखी निर्मित झीलें लगभग प्राकृतिक की होती है, पुष्कर और नक्की झील भी प्राकृतिक झीलें हैं। उन्हीं की तरह ये भी एक प्राकृतिक झील मानी जाती है। कौन सी? जोधपुर शहर की जो कायलाना झील है, जिसको प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। अब जब ये प्राकृतिक झील है, तो इस झील का आधुनिकीकरण, इस झील का जो आधुनिकीकरण है, वो आधुनिकीकरण करवाने का काम किसने किया था? वो चीज याद रखिएगा, इस झील का आधुनिकीकरण किसने करवाया था? आधुनिकीकरण करवाया था सर प्रताप सिंह ने। सर प्रताप सिंह ने। और कब करवाया था? तो याद रखना 1872 ईस्वी के अंदर जो है वो सर प्रताप सिंह के द्वारा इसका आधुनिकीकरण करवाया गया। तो इसका नाम क्या कर दिया? प्रताप सागर झील कर दिया। वैसे ये झील है किस प्रकार की? तो प्राकृतिक झील है। आधुनिकीकरण का मतलब ये मान लो कि इसको एक वर्तमान स्वरूप दिया गया। वर्तमान जो हम कायलाना झील को देखते हैं, वो इसको स्वरूप देने का काम किसने किया था? तो वो काम सर प्रताप सिंह ने किया था। कब किया था? 1872 ईस्वी के अंदर। और इसी झील को क्या कहा जाता है? प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो कायलाना झील है, इस झील को जलापूर्ति कैसे होती है? तो याद रखिएगा, इसको जलापूर्ति करवाती है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है, जिसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जिसको जोधपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये लिफ्ट नहर इसको मुख्य रूप से जलापूर्ति करवाती है। वैसे याद रखो, जोधपुर शहर के जितने भी जलाशय है, जितने भी बांध है, उन सबको जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर ही करवाती है, क्योंकि वहां से कोई प्रॉपर नदी नहीं निकलती। तो इसको भी जलापूर्ति कौन करवाती है? आईजीएनपी की एक लिफ्ट नहर है। कौन सी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और इसी झील के किनारे पर भारत का प्रथम, भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र है। मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र है। मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र यहीं पर है। और ये है कहां पर? तो ये माचिया सफारी में है। और ये माचिया सफारी जो है ना, यहीं पर ये कायलाना झील है। इसको बोलते हैं माचिया सफारी वानस्पतिक उद्यान केंद्र, जो देश का पहला है वानस्पतिक उद्यान केंद्र है जो माचिया सफारी। वो कहां पर है? तो जोधपुर शहर में कायलाना झील के किनारे पर। मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र का मतलब होता है अपने मरुस्थल की जितने भी वनस्पति हैं, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको उनका विकास करने के लिए, उनको और अधिक से अधिक अपने मरुस्थल में बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हैं और इस प्रकार के शोध केंद्र स्थापित किए जाते हैं। तो ये मरुस्थलीय वनस्पतियों का शोध केंद्र है, जो पूरे देश का पहला है, जो माचिया सफारी इस झील के किनारे पर स्थापित किया गया है। तो यहीं पर अपने देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र भी है। ये जोधपुर शहर की प्रमुख झीलों के बारे में था। इसी प्रकार से आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप जुड़ सकते हैं। संकल्प कोचिंग गंगानगर के ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बहुत सारे विद्यार्थी उसके अंदर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बनाना चाहते हो और नए राजस्थान जीके को एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच में अभी आप जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उस बैच के अंदर जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस करंट जीके पूरा जो है वो डिटेल के अंदर आपको पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। तो
ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी जाइए संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर और नाम मात्र के शुल्क में आप वहाँ पर मेरे साथ राजस्थान जीके के जिला दर्शन के बैच में आप जुड़ सकते हो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना समझ आ गया? उसके बाद अपनी बात करते हैं जोधपुर शहर का जो वन्यजीव क्षेत्र है, जोधपुर शहर का वन्यजीव क्षेत्र के अंदर जीके के मेन फैक्ट क्या क्या है उनके ऊपर अपने बात करते हैं। जोधपुर शहर का जो वन्यजीव क्षेत्र है, ठीक है, देखिएगा वन्यजीव क्षेत्र में क्या क्या याद करना है। एक तो याद रखो जोधपुर शहर में राजस्थान का एक मरीगवन स्थापित है जिसका नाम है माचिया सफारी मरीगवन। माचिया सफारी मरीगवन कहां पर है? जोधपुर शहर में है। और माचिया सफारी मरीगवन की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो जोधपुर शहर में एक मरीगवन है, कौन सा? माचिया सफारी मरीगवन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। जैविक उद्यान तो 4 ही थे, मरुदरा वाला नहीं, अबेड़ा वाला हुआ है। जय श्री राम जी। मरुदरा और पुष्कर जैविक उद्यान वर्तमान में निर्माणाधीन है। अबेड़ा कोटा वाला जो है ना वो हमारा चौथा जैविक उद्यान है। तो वर्तमान अपने राज्य में 4 जैविक उद्यान हो गए, ठीक है। अब देखो राजस्थान में मरीगवनों की बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर वर्तमान में टोटल जो मरीगवन है वो 7 है। कितने हैं? 7 मरीगवन है। चलो एक बार मरीगवनों को देख लेते हैं 7 कौन कौन से हैं, तो ये जिले के अंदर काम आएंगे अपने। एक बार मरीगवन के बारे में देखते हैं कि अपने राजस्थान में जो मरीगवन है वो कितने हैं। तो अपने राजस्थान में टोटल जो है ना वो 7 मरीगवन है। अब देखो ये मरीगवन है तो स्वाभाविक सी बात है ये मरीगवन किस जीव के लिए होंगे? मृग के लिए। और अपने राजस्थान में मृग की 2 ही प्रजाति पाई जाती है। एक तो मृग की प्रजाति अपने राजस्थान में हरिण है और एक मृग की प्रजाति अपने राजस्थान में चिंकारा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मृगवन में देखा जाने वाला जीव कौन सा होगा? हरिण और चिंकारा। तो पहली बात तो कि मृगवन में वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कौन से मृगवन का कौन सा मुख्य जीव है, क्योंकि मृगवन होते ही मृगों के लिए। और अपने राज्य में मृग की प्रजाति मेन 4 है, सॉरी 2 है, हरिण और चिंकारा। तो प्रत्येक मृगवन में देखा जाने वाला जीव कौन सा होगा? हरिण और चिंकारा। और राजस्थान में मृगवन है कितने? 7 है। अब अपने सातों को याद करते हैं कि वर्तमान अपने राजस्थान में टोटल 7 मृगवन है। आप बस एक ही काम करो, 7 जो मृगवनों के नाम है उनके नाम क्रम में याद कर लो, स्थापना वर्ष अपने आप याद हो जाएंगे। ये अपने 7 मृगवन। अब याद कैसे करना देखिएगा। मृगवनों के नाम की शुरुआत और नाम का समापन एक पवित्र नाम से करना है। सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। और लास्ट में एक पवित्र नाम आ गया अमृता देवी बिश्नोई का। तो फर्स्ट और लास्ट जो नाम होगा वो नाम एक पवित्र नाम होगा, पुष्कर, अमृता देवी। समझ गए? उसके बाद देखो सेकंड, और जो सेकंड लास्ट वाला जो नाम है वो नाम एक व्यक्ति विशेष का नाम होगा। और पहले व्यक्ति विशेष में नाम आएगा ए, पहले आता है तो पहले अशोक आ जाएगा। और बाद में व्यक्ति विशेष का जो नाम है वो क्या आ जाएगा? संजय आ जाएगा। ये सेकंड और सेकंड लास्ट वाले जो नाम है वो व्यक्ति विशेष वाले होंगे, अशोक और संजय, ठीक। उसके बाद अगर 1 से 7 के अंकों में बीच वाला अंक देखें तो बिल्कुल बीच में कौन सा आता है? 4। और विद्वान लोगों को, सज्जन लोगों को हमेशा बीच में रखेंगे तो बीच में आ जाएगा सज्जन लोग यानी कि सज्जनगढ़। 2 बच गए, दोनों के नामों में च है। चित्तौड़ में च पहले आता है तो थोड़ा पहले लिख दो, और माचिया सफारी में च बाद में आता है तो उसको बाद में लिख दो, माचिया सफारी। ये अपने 7 मरीगवनों के नाम हो गए। अब देखो मरीगवनों के जो 7 नाम है जिस हिसाब से हमने अभी याद किए, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा 2-4 मिनट का टाइम लगे,
लेकिन जब 2-3 बार दोहरा लोगे तो इस प्रकार से इनके नाम लिखने में 2 या 3 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। फायदा क्या होगा? स्थापना वर्ष सबके अपने आप सेट हो जाएंगे। वैसे आसान है, देखिए दोहराने का प्रयास करना। पुष्कर, अमृता देवी, अशोक, संजय, बीच में सज्जनगढ़, चित्तौड़, माचिया स्पारी। आसान है। पुष्कर, अमृता देवी, अशोक, संजय, सज्जनगढ़, चित्तौड़, माचिया स्पारी। अब देखो, 2 प्रश्न जो मृगवन में वो आपसे कभी नहीं करेगा। एक तो वो ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन से मृगवन का कौन सा मुख्य जीव है, क्योंकि प्रत्येक मृगवन के जीव कौन से हैं? हरिण और चिंकारा। दूसरा, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि कौन सा मृगवन किस जिले में है, क्योंकि नाम आते ही जिले का अंदाजा हो गया लगभग। व्यक्तियों के नाम वाले दोनों जयपुर में है, बाकी लगभग अंदाजा है। पुष्कर अजमेर में, चित्तौड़गढ़ उदयपुर में, जोधपुर में, व्यक्ति वाले जयपुर में, अमृता देवी जोधपुर ग्रामीण में, है ना, अंदाजा है। प्रश्न वो 2 ही करेगा, या तो वो आपसे मृगवन की पहचान करवाएगा कि निम्न में से कौन सा मृगवन है या कौन सा नहीं है, और सबसे ज्यादा गड़बड़ जो होती है ना वो एक शब्द में करवाता है, और वो शब्द है नाहरगढ़। क्योंकि नाहरगढ़ जो है ना ये हमारे राज्य का एक संपन्न वन्य जीव क्षेत्र है, लेकिन अच्छे से याद कर लेना, नाहरगढ़ में कोई भी मृगवन नहीं है। अब तक का रिकॉर्ड है, जब भी उसने मृगवन का प्रश्न बनाया ऑप्शन में नाहरगढ़ को लिखा, क्योंकि गड़बड़ वही करवाता है। तो ये एक साथ याद कर लो कि नाहरगढ़ में कोई भी मृगवन नहीं है, बाकी ये 7 मृगवन है। अब अपने इनके स्थापना वर्ष याद करते हैं, देखिएगा। एक बार ये मान लो कि पुष्कर मृगवन का हमारे पास में कोई स्थापना वर्ष नहीं है, भूल गए कुछ भी मान लो, नहीं है हमारे पास। तो अब हमें शुरुआत कहां से करनी है? अशोक से। जो सन अशोक का होगा वही सन लास्ट वाले का होगा, यानी कि जिस सन से शुरू करना है उसी सन पर खत्म करना है। लेकिन मान लो वो सन भूल गए एग्जाम हॉल में, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, सीधे आ जाओ 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कौन सा है? चित्तौड़ है। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। 3 दूआ 6, 3 तिया 9, 1969 हो गया। उसके बाद देखो, 3 के बाद 4, 5, 6, 4, 5, 6, यही तो है। 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो 1984, 1985, 1986। अब एक काम करना, 86 को फिर रिपीट कर देना, 1986, और जो सन खत्म करेंगे उसी से तो शुरू करेंगे, तो अशोक का भी क्या बनेगा? 1986 बनेगा। पुष्कर अशोक से पहले है, और 86 से पहले क्या आता है? 85, तो पुष्कर का वर्ष क्या हो गया? 85। अब देखो होगा क्या, मृगवन के स्थापना वर्ष में ये 84, 85, 86 जो सन पास पास है ना, ये पक्का गड़बड़ करवाते हैं। तो गड़बड़ ना हो इसीलिए इनको हम इस प्रकार से क्रम में याद करवाते हैं कि वो एग्जाम में अपनी गड़बड़ ना हो। तो एक बार अगर ईमानदारी से आप प्रयास कर लोगे तो इस प्रकार से ये मृगवन अपने अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी माचिया स्पारी में अपना पहला मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र है, ठीक है। और याद रखना, राजस्थान का नया मृगवन, राजस्थान का नया मृगवन या राजस्थान का 8वां मृगवन जो है वो कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? तो याद रख लो, नया जो मृगवन है वो ताल छापर चूरू में बनाया जाना प्रस्तावित है। ताल छापर चूरू में बनाया जाना प्रस्तावित है। ये अपने राजस्थान के मृगवन है, और प्रत्येक मृगवन का जीव क्या होगा? हरिण और चिंकारा। तो ये अपने राजस्थान के सारे क्या हो गए? मृगवन हो गए। हो जाएंगे याद, आसान है। तो वापिस आ जाओ जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर शहर के अंदर एक तो मृगवन है, माचियास्पारी मृगवन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसी माचियास्पारी मृगवन के अंदर भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान के अंदर है। मरु वानस्पतिक उद्यान के अंदर है, और यहीं पर कौन सी झील आएगी? यहीं पर कायलाना झील स्थित है, कायलाना झील। और इसी झील को प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर अपना एक मृगवन आ गया, माचियास्पारी मृगवन।
और माचियास्पारी जो है ये मृगवन भी है, प्लस माचियास्पारी हमारी राजस्थान का एक जैविक उद्यान भी है। तो माचियास्पारी जैविक उद्यान भी कहां पर है, तो याद रखो जोधपुर शहर के अंदर है माचियास्पारी जैविक उद्यान। अब याद रखना राजस्थान में अगर अपनी बात करें जैविक उद्यान की, तो वो भी कॉन्सेप्ट देख लो। राजस्थान के अंदर अगर अपनी बात करें जैविक उद्यानों की, यानी कि इनको अपने बायोलॉजिकल पार्क भी कह सकते हो, जैविक उद्यान। तो जैविक उद्यानों का जो कॉन्सेप्ट है वो 4+2 का है। जैविक उद्यान कितने हैं? 4+2, यानी कि 4 जैविक उद्यान जो है ये तो अपने राजस्थान में संचालित है, और 2 जैविक उद्यान है जो अपने राजस्थान में कह सकते हो प्रस्तावित है, या कह सकते हो निर्माणाधीन। संचालित कितने हैं? 4 है। तो जैविक उद्यान 4+2 का रेशो है, वो याद कर लो। अब देखो संचालित 4 कौन कौन से हैं, नाम बड़े आसान है। पहला जैविक उद्यान है अपना सज्जनगढ़, उदयपुर के अंदर है। एक जैविक उद्यान है नाहरगढ़, जयपुर के अंदर है। एक जैविक उद्यान है माचियास्पारी, माचियास्पारी जोधपुर में है। और एक ढंग से याद रखना हमारा जो नया जैविक उद्यान है वो है अबेड़ा जैविक उद्यान। और अबेड़ा जैविक उद्यान कहां पर है? कोटा के अंदर है। ये 4 जैविक उद्यान है जो अपने राजस्थान में संचालित है। सज्जनगढ़ पहला है, 2015 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है। 2 निर्माणाधीन है। 2 निर्माणाधीन कौन सा? तो एक जो गड़बड़ करवा सकता है जिले का नाम, वो है मरुधरा जैविक उद्यान। मरुधरा जैविक उद्यान मरु जैसलमेर में नहीं है, मरुधरा कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और दूसरा जो निर्माणाधीन है वो है पुष्कर जैविक उद्यान। और पुष्कर जैविक उद्यान कहां पर है? तो पुष्कर जैविक उद्यान कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ये 2 अपने राज्य में जैविक उद्यान है जो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित है। और टोटल 4 जैविक उद्यान है जो अपने राजस्थान में संचालित है। तो माचियास्पारी के अंदर भी एक जैविक उद्यान है जो यहाँ पर अपना संचालित होता है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो इसके अलावा इसी के अंदर जोधपुर शहर के अंदर जोधपुर जंतुवालय भी संचालित होता है, चिड़ियाघर जोधपुर जंतुवालय। और जोधपुर जंतुवालय की स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 ईस्वी के अंदर जोधपुर जंतुवालय की स्थापना की थी। जोधपुर जंतुवालय जोधपुर शहर के अंदर ही आता है। अब ये जो जोधपुर जंतुवालय है, 2 चीज याद रखना। जोधपुर जंतुवालय एक तो अपने राजस्थान में गोडावण के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, गोडावण के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर हमारी एक पक्षीशाला भी है, पक्षीशाला। पक्षीशाला भी कौन से जंतुवालय में है? तो जोधपुर जंतुवालय में है। और गोडावण के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है? तो याद रखो जोधपुर जंतुवालय प्रसिद्ध है, जो गोडावण के प्रजनन के लिए है। अब देखो, गोडावण के प्रजनन के लिए भी बहुत सारे फैक्ट है। और जंतुवालय हमारे वर्तमान में कुल कितने हैं, संचालित कितने हैं, नया कौन सा प्रस्तावित है, उसके भी फैक्ट है। इन दोनों की बात अपने कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो यहां तक अभी तक जोधपुर की जियोग्राफी पूरी नहीं हुई है। कल अपने जोधपुर शहर की जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने जोधपुर शहर की कला संस्कृति को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जितना करवाया उसमें कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हो। पेंजड़ नृत्य वाला जो हीरालाल जी का प्रश्न था उसका मैं उत्तर आपको थोड़ा सा कंफर्म करके देखकर पूरा प्रमाणित किताबों के अंदर, वो मैं फिर आपको उसका उत्तर कल वाली क्लास के अंदर पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। और याद रखना एक तो कल अपना हनुमानगढ़ जिले का टेस्ट अपना कल रहेगा, और संडे को आपको बीकानेर संभाग का पूरा कंप्लीट आपका मेजर टेस्ट रहेगा। तो संडे वाले टेस्ट के लिए जरूर तैयार रहिएगा। पुरस्कार वाला टेस्ट रहेगा, जिसके रैंक फर्स्ट आएगी उसको पुरस्कार दिया जाएगा, तो अच्छे से तैयारी करके आइएगा। बाकी जितना करवाए उसमें कोई भी आपके डाउट लगे, कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप
डाउट सेशन में कमेंट बॉक्स में करके छोड़ दीजिएगा। और आपका जो नृत्य वाला प्रश्न था उसको मैं कल आपको पूरा डिटेल के अंदर थोड़ा सा चेक करके मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बता दूंगा, ठीक है। बाकी हमेशा संस्था के साथ जुड़े रहिएगा। जिला दर्शन बैच आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताया करो, थोड़ा सा हौसला हमें मिले, हम कुछ और बेहतर करने का प्रयास मैं आपके लिए कर पाऊँ। कंवरपाल जी, बिल्कुल तहसीलें जो है ना, इसलिए मैंने तहसील वाला बॉक्स देखो इसमें खाली रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जोधपुर ग्रामीण जब पढ़ेंगे ना, जोधपुर ग्रामीण जब पढ़ेंगे तो उन्हीं ग्रामीण में से कुछ तहसीलें हैं जो जोधपुर शहर के अंदर ऐड होगी, तो वो उनके साथ अपनी कवर कर लेंगे कंवरपाल जी, ठीक है, टेंशन मत लो। इसीलिए मैंने जोधपुर शहर में केवल एक बड़ा खाना बनाकर उसके मैंने फैक्ट लिख दिया, तहसीलों का मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वो अपने जोधपुर ग्रामीण के साथ उसको पढ़ेंगे तो वो थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पेंजण नृत्य बागड़ क्षेत्र का है देशराज जी, बिल्कुल बागड़ क्षेत्र का कह रहे हो, लेकिन वो एक पाली का कह रहे थे कि पाली का है कई। हाँ, पेंजण बागड़ का है। बागड़ के क्षेत्र विशेष के नृत्य तो लगभग सारे नाम मेरे अच्छे से रटे हुए हैं, लेकिन जब पाली एक बीच में आया था तो लेकर थोड़ा सा डाउट है, एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी अपने मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक थोड़ा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर्दी बढ़ गई है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप जुड़ सकते हैं। संकल्प कोचिंग गंगानगर के ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बहुत सारे विद्यार्थी उसके अंदर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बनाना चाहते हो और नए राजस्थान जीके को एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच में अभी आप जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उस बैच के अंदर जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस करंट जीके पूरा जो है वो डिटेल के अंदर आपको पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। तो ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी जाइए संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर और नाम मात्र के शुल्क में आप वहाँ पर मेरे साथ राजस्थान जीके के जिला दर्शन के बैच में आप जुड़ सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।